कैद तन्हाई में रखा गया है। Solitary confinement. This place is like an insane asylum. Thoughts of suicide come along. Try to be normal again. नेल्सन मंडेला से जब पूछा गया कि उनकी 27 साल कैद के दौरान सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे मुश्किल और नफसियाती तौर पे तबाहकुन वो लम्हे थे जब उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया था, क्योंकि उस दौरान उनका अपना दिमाग उनके साथ ट्रिक्स और चालाकियां खेलता था। नेल्सन मंडेला के अलावा दुनिया में और भी कई लीडर्स को कैद तन्हाई में रखा गया है। जो रीसेंट एग्जाम्पल हैं वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिनको उनकी फैमिली और पार्टी के अकॉर्डिंग आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके हैं कि किसी के साथ भी मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमारी जो ये वीडियो है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। हम न्यूरो साइंस के लेंस से जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट्स लोगों को कैद तन्हाई में क्यों रखती हैं। एक आम आदमी को तो ये लगता है कि ये एक शायद वे ऑफ पनिशमेंट है, या उस लीडर तक आम लोगों की जो एक्सेस है उसको महदूद करना है, या किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है। लेकिन इनफैक्ट किसी एक बंदे के ऑर्डर के अलावा इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है, और न्यूरो साइंस को एज अ टूल यूज़ किया जाता है अपने मुतालबात उस बंदे से मनवाने के लिए। जितनी न्यूरो साइंस में तरक्की होती जा रही है उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक टूल्स गवर्नमेंट्स के हाथ में आ रहे हैं, और साइंटिफिक कम्युनिटी इनके बारे में लोगों की अवेयरनेस और एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कैद तन्हाई किसी के दिमाग को कैसे मुतासिर करती है और उस बंदे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती है। हम इसको एथिकली जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्या कोई दुनिया में कानून इस बारे में मौजूद है, और न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहती है। मेरा नाम डॉक्टर जुल्किफल है, मैंने एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में PhD किया है और मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। न्यूरो साइंटिस्ट एक ऐसा साइंसदान होता है जो कि दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड को और इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको स्टडी करता है। दिमाग के जो सेल्स हैं ये काम कैसे करते हैं, दिमाग डेवलप कैसे होता है, और किसी बीमारी या चोट के नतीजे में ये कैसे इफेक्ट होता है। हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से रिसर्च करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, और जो करंट साइंटिफिक लिटरेचर होता है उससे अपडेटेड रहते हैं। मकसद ये होता है कि दिमाग को अंडरस्टैंड किया जाए कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसके फंक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनके लिए ट्रीटमेंट्स डिस्कवर करना होता है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से दिमाग में स्ट्रक्चरल कौन सी चेंजेस आती हैं। पहले एक चीज़ को समझ लें, हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स और जो उनके सर्किट्स हैं, अगर वो हेल्दी कंडीशन में है तो वो नॉर्मली फंक्शन करेंगे। मिसाल के तौर पर हम फैसला कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस हो गया, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हो गया, किस चीज़ों को याद करना हो गया। इसके अलावा जितनी भी दिमाग के फंक्शन हैं उनकी जो बेसिस हैं वो इन न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं, जो सर्किट्स हैं वो हैं। लेकिन अगर किसी वजह से दिमाग के सेल्स और उनके जो सर्किट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे तो इवेंचुअली जो एक पर्सन है उसके दिमाग के जो आउटपुट है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। रिसर्च शो करती है कि ज़्यादा देर तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से हिपोकैम्पस का जो साइज़ है वो सिकुड़ जाता है। हिपोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो न्यूरॉन्स होती हैं जो नॉर्मली दरख्त की शाखों की तरह घनी होती हैं, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से उनका साइज़ एक तो छोटा हो जाता है और दूसरा उनकी शाखें बहुत कम हो जाती हैं। एमिगडाला, चूँकि इसका काम इमोशनल रिस्पॉन्सेस जैसा कि एंजाइटी वगैरह को मैनेज करना है, उसका साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रोटीन जो नॉर्मली हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं BDNF, और इसका काम दिमाग को रिपेयर करना और रिमॉडल करना होता है। उसकी जो
रिलीज होती है वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और अलहदगी की वजह से कम हो जाती है। अच्छा, अब इन स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से इंसान के बिहेवियर पे क्या असर होता है? दिमाग का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मल ज़िंदगी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन आइसोलेशन में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जैसा कि कॉर्टिसोल, उनका लेवल कॉन्स्टेंटली अप रहता है, क्योंकि दिमाग एक कॉन्स्टेंट थ्रेट को परसीव कर रहा होता है। जब ये हाई कॉर्टिसोल ज़्यादा दिनों के लिए, हफ्तों के लिए या महीनों के लिए रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये डैमेज करता है हिपोकैम्पस को, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और एमिग्डाला को। और यही जो तीनों पार्ट्स हैं दिमाग के एक इंसान की पर्सनैलिटी बनाते हैं। उसकी प्लानिंग, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी मेमोरी, कुछ उसके इमोशंस, सब कुछ यही तीनों पार्ट बनाते हैं। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से दिमाग के इन तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। जिन कैदियों को रिलीज़ किया गया है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको अपने इर्द गिर्द माहौल को समझने में दुश्वारी आती है। जब वो तन्हाई में होते हैं गैर इरादी और नापसंदीदा ख्यालात आते हैं। जो थॉट्स, मेमोरीज और जो फीलिंग्स होती हैं उनका आपस में जो एक कनेक्शन होता है उसके ट्रैक को लूज़ कर देते हैं। वो चीज़ों पे फोकस, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनकी जो फैसला करने की कुव्वत होती है वो मुतासर होती है। इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाते हैं और इस स्टेट में जो डिटेनी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, परेशान होता है। और यहीं पे ही एक ट्रिक खेली जाती है। एक चीज़ को याद रखें, अगर एक दिमाग इन सारे मसलों में घिरा हुआ है और वो अपनी थॉट को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, उसी टाइम पे वो सजेशंस के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे उसको जो चीज़ें बताई जाती हैं उनके साथ वो एग्री करना शुरू हो जाता है, एग्री करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे क्या होता है, चूँकि हमारे दिमाग के लिए सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ को मेंटेन कर सकें। तो अब चूंकि सोशल इंटरेक्शंस और सोशल इनपुट दिमाग को वो बंद कर दी जाती है, तो दिमाग के वो हिस्से जिनका ताल्लुक खुद को और दूसरों को अंडरस्टैंड करने से है वो अंडर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदे को अपना आप अनरियल लगने लगता है, दुनिया उसको अनरियल लगने लगती है। उस इंसान की जो सेल्फ आइडेंटिटी है और जो उसकी सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और जिस बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है उसकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है सिर्फ उस बंदे के साथ इस्टेब्लिश हो जाती है जो कि उसका गार्ड है या जो उसके साथ इंटरेक्शन करता है। तो सिर्फ वन वे एक उसके पास होता है इस सोशल इंटरेक्शन को मेंटेन करने का। अब ये जो सिचुएशन है ये दूसरे बंदे की जिस पे आप डिपेंडेंट होते हैं उसकी बात मानने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। जो बंदा जिसको आइसोलेशन में रखा गया है उसकी सेल्फ आइडेंटिटी स्लोली डिसॉल्व हो रही है, तो वो किसी भी किस्म के कनेक्शन और अप्रूवल के लिए तैयार हो जाता है। जब किसी बंदे को ये यकीन हो जाता है कि चूंकि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और नो मैटर जो कुछ भी वो कर लें उनकी जो एनवायरनमेंट है वो नहीं चेंज होने वाली, तो उसकी वजह से उनके जो डोपामीन रिवार्ड सिस्टम है दिमाग का वो स्लोली शट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि मोटिवेशन नहीं है, जो इनिशिएटिव्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, और जब इनिशिएटिव्स कोलैप्स हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ कोलैप्स हो जाती है। वो एक ऐसी स्टेट में एंटर हो जाते हैं कि उनको नहीं लगता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे कंप्लायंस एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि न्यूरोबायोलॉजिकली उस बंदे का दिमाग उसको इस चीज़ की तरफ लेके जा रहा होता है कि आपने किसी तरीके से इस तन्हाई और आइसोलेशन का हल निकालना है। और इस वजह से तन्हाई कैदी को कंट्रोलेबल बना देती है। कैदी के जिस्म को नहीं तोड़ा गया है लेकिन कैदी के दिमाग की रेजिस्ट करने की एबिलिटी को तोड़ दिया गया है। अब आते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की इथिकल कंसिडरेशंस की तरफ, और इंटरनेशनल लॉ इस बारे में क्या कहता है और जो न्यूरो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको कैसे देखती। कैद तन्हाई चूंकि बहुत ज़्यादा न्यूरोबायोलॉजिकल नुकसान पहुंचाती है कैदी को, इस वजह से बहुत ज़्यादा साइंसदान और ह्यूमन राइट ग्रुप्स 15 दिन से ज़्यादा की कैद तन्हाई को जालिमाना और गैर इंसानी सलूक तस्वर करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के नेल्सन मंडेला रूल्स 15 दिन से ज़्यादा की कैद तन्हाई को जालिमाना और इंतहाई नुकसानदेह तस्वर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला।
इस वीडियो को लाइक करें, अपनी थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करें और सब्सक्राइब के ऑप्शन को भी कंसिडर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।